Good morning, everyone. Hope you all guys are good. So I am Kritika Kumawat and I am from class 12th Commerce. So today we're gonna study about revaluation account. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, हम क्या समझ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से? वैल्यू किसी चीज की करना, मतलब वापस से, जैसे हम बिजनेस में हैं और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, उनकी जो अमाउंट है उनकी वैल्यू हम फिर से निकालते हैं. सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हियर इज अ डेफिनेशन. सो a revaluation account is prepared in order to ascertain net gain or loss on revaluation of assets and liabilities, and bringing unrecorded items into books. The revaluation profit or loss is transferred to the capital accounts of all partners including retiring or deceased partners in their old profit sharing ratio. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम गेन और लॉस इसको निकाल सकें. एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करके हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में कितना गेन हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है. और जो भी अनरिकॉर्डेड आइटम्स होते हैं जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किए होते हैं लेकिन वो अराइज हो जाते हैं, तो उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं. द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स. तो जो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. और इसके अंदर दोनों ही पार्टनर, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर ही आते हैं. रिटायरिंग पार्टनर इज दैट जो कि फर्म से रिटायर हो रहा होता है ड्यू टू एनी रीजन, और डिसीज्ड पार्टनर वो होता है जिसकी डेथ हो जाती है. सो डिसीज पार्टनर इज हियर, इट इज रिलेटेड टू डेथ. और ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना होता है. एंड वन मोर थिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है. नेक्स्ट, तो हमने रिवैल्यूएशन समझ तो लिया, लेकिन उसकी नीड क्या है भाई, कि हम ठीक है, हमें क्या जरूरत है, चल रहा है जो भी चल रहा है सब सही है, बट क्योंकि at the time of admission of a new partner it is always desirable to ascertain whether the assets and liabilities of the firm are shown in the books at the current value or not. भाई, यदि एडमिशन के टाइम पे यदि कोई पार्टनर आता है तो ये हमेशा यही देखा जाता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि हमारी कोई एसेट है वो फॉर्म में, हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है या नहीं है. ये पता लगाने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, टू शो द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स और लाइबिलिटीज की हमें करंट वैल्यू रीवैल्यूएशन अकाउंट से पता चलती है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. Then, to see for any unrecorded assets and liabilities of the firm. वही जैसे कि मैंने बताया, कोई भी यदि अनरिकॉर्डेड एसेट है या लाइबिलिटी है तो वो भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से पता चलती है. इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती है. सो एक बार हम उन जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देते हैं. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, भाई जब आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तब आप क्या एंट्री करोगे. सो द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट. ये इंडिविजुअली हम ले रहे हैं, ठीक है. एसेट्स, इसकी जगह आप जैसे बहुत सी एसेट्स होती है जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गई, और पेटेंट्स भी होते हैं हमारे, और बिल्डिंग मशीनरी, ये सब यहाँ पे हम इंडिविजुअली ले रहे हैं, लेकिन वो होता है तो हम उनको डेबिट नहीं करते. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अभी हम आगे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए. तो और नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, इसके मार्क्स कट होते हैं एग्जाम में. तो इसका नरेशन होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. सेकंड पे आ जाता है,
फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तब हम क्या एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और वो इसका नरेशन होगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, भाई अभी हमने एसेट्स की बात कर ली, अब लाइबिलिटीज की भी बात कर लेते हैं कि यदि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम क्या एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पे भी इंडिविजुअली लिया है हमने, लाइबिलिटीज में आप कुछ भी ले सकते हो, क्रेडिटर्स हो गए आपके, ठीक है, और भी बहुत सी लाइबिलिटीज होती है तो आप वो ले सकते हो इसमें, मतलब यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो इसकी एंट्री यही होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और नरेशन में वही आ जाएगा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री पे, जो कि है फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। भाई जब हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती है, जैसे क्रेडिटर्स हैं और उनको पेमेंट नहीं करनी, वो कम हो जाते हैं, तो वैसे लाइबिलिटीज हमारी जब कम हो जाती है तो उसकी एंट्री हम करते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका नरेशन वही होगा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। एक और है हमारे पास कि यदि आपको रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है तो तब हम क्या एंट्रीज करेंगे, यदि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, इसका नरेशन भी हम ये लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और यदि लॉस होता है तो ऑब्वियसली बात है, जब प्रॉफिट हो रहा था तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे थे, अब जब लॉस हो रहा है तो हम उनको डेबिट कर देंगे, so that will be old partners capital account debit to revaluation account, और इसका भी नरेशन यही होगा, loss on revaluation transfer to partners capital account. So you can take here the screenshot of this pic also. आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने रीड जान ली, मीनिंग जान लिया, उसकी जर्नल एंट्रीज जान ली, पर होता क्या है, फॉर्मेट तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, तो उसके फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। तो फॉर्मेट यहाँ पर ये है, टू एसेट्स डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब डेबिट साइड में जब आपकी एसेट्स कम हो रही हो और आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे। और वही हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो जब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हो और लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, बाय एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, यदि एसेट कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो हम लिख रहे हैं क्रेडिट साइड। वैसे ही बाय लाइबिलिटीज, इनकी वैल्यू कम हो रही है तो दैट विल बिकम एट क्रेडिट साइड। अब आ जाती है बारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। भाई कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, जैसे मान लो कोई पुराना कंप्यूटर है जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो एक एसेट है हमारी, तो वो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद में इधर आ जाता है टू एसेट डिक्रीज इन वैल्यू, वही एसेट कम होगा तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। फिर है टू लाइबिलिटीज, यदि लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ रहे हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। और वैसे ही जैसे इस साइड हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखी थी, इस साइड हम लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं करी और अब हमें नीड है रिकॉर्ड करने की, तो हम उसको लिख देंगे डेबिट साइड में। अब आ जाती है बारी प्रॉफिट और लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है यू विल डिस्ट्रीब्यूट एट द डेबिट साइड, और यदि आपको लॉस हो रहा है यू विल डिस्ट्रीब्यूट एट द क्रेडिट साइड। ठीक है, एक बार आप इसका फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। अब हमने सब जान लिया, कॉन्सेप्ट तो जान ही लिया, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन ये है, अमित एंड सुमित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये अमित और सुमित दो पार्टनर है और ये इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है, दैट मीन्स इनका रेशियो है 1:1, इक्वली अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
A new partner Ravi is admitted from 1st April 2022 for a 1/5 of the share in the profit. 1/5 शेयर के लिए रवि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं. फॉलोइंग द बैलेंस शीट. अब इन्होंने हमारी बैलेंस शीट बताइए, एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं हम. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल अकाउंट्स, ये हमको यहाँ पे गिवन है इस साइड. और वही हम बात करें इनकी अमाउंट 1,30,000 और 6,000 है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की. और वही हम बात करें तो हमें दे रखा है यहाँ पे एसेट साइड में कैश की वैल्यू दे रखी है 24,000, बैंक दिया है, बैंक दिया है हमें 30,000, डेटर्स 40,000 के हैं लेकिन उसमें से प्रोविजन भी लेस हुआ है 1,000 का, तो 39,000 यहाँ पर आ चुके हैं. उसके बाद में स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और भी बहुत चीजें हैं. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. तो उन्होंने बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है कि रवि ब्रॉट 40,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. अभी पर हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम उस पर ही ध्यान देंगे. आगे बढ़ते हैं. इन्होंने बोला है कि जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो गई. मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 4,000 एंड फर्नीचर बाय 2,500. डेप्रिशिएटेड मतलब कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है. वही यदि यहाँ पे वर्ड आता है एप्रिशिएटेड, तो एप्रिशिएटेड मीन्स कि उनकी वैल्यू बढ़ गई है. यहाँ पे डेप्रिशिएटेड यूज हुआ है तो इसका मतलब है इनकी वैल्यू कम हुई है. और देख लेते हैं जो प्रोविजन है डाउटफुल डेब्ट्स पे हमें बनाना है तो वो 5% बनेगा डेटर्स पे. उसके बाद में लैंड और बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हुई है. क्या बताता है एप्रिशिएट मतलब इनकी वैल्यू बढ़ी है 20% से. उसके बाद में स्टॉक वैल्यू किया गया है एट 46,000 पे, हमें उसे रखना है स्टॉक को. उसके बाद में बोला है एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है. ओके तो एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है, वही अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी बिल एक हमारा एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है जो कि बढ़ रही है. ठीक है तो ये हम लिखेंगे. और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 10,000 का वो भी कैरेट फॉरवर्ड किया गया है एज एन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अभी बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसका फॉर्मेट हमें पता है. This is debit side. Particulars, amount, particulars and amount. And this is credit. तो स्टार्टिंग से करते चलते हैं. इन्होंने बोला है कि जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हुई है 4,000 से. तो हम क्वेश्चन पे एक बार चलें तो हमारी मशीनरी कितने की है, दैट इज ऑफ 36,000. 36,000 की हमारी मशीनरी है. अब यदि वो 4,000 से कम हुई है तो हम यहाँ पे 4,000 ही लिखेंगे. आप पता चले आप लिख दो यहाँ पे 32,000, नहीं, यू हैव टू राइट हियर 4,000 क्योंकि वो उससे कम हुई है. तो हम यहाँ लिख देंगे बाय मशीनरी 4,000. दिस इज 4. ओके आगे बढ़ते हैं. और इन्होंने बोला है कि जो फर्नीचर है वो भी 2,500 से कम हुआ है. तो हम यहाँ लिख देंगे बाय फर्नीचर 2,500. ओके अब हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया. अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि प्रोविजन बनाना है हमें डाउटफुल डेट्स पे 5%. हमारे डेटर्स कितना है
40,000 के हमारे डेटर्स। अब आप बोलोगे कि प्रोविजन तो ऑलरेडी बना हुआ है, पर हमें जो बोला है हम उतना करेंगे। हमें बोला 5% डेटर्स का आपको प्रोविजन बनाना है, हम बना देंगे 5%, जो कि होता है 2,000। ठीक है, अब 2,000 हमारा प्रोविजन होता है 5% 40,000 पे, जिसमें से 1,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000 लिखेंगे, क्योंकि आई एम सॉरी, ये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो हम इसे यहां लिखेंगे। कम हो रहा है ना ये, टू मशीनरी और टू फर्नीचर। ये 4,000 से हो रहा था, ये 2,500 से हो रहा था, और अभी हमको डेटर्स पे प्रोविजन भी बनाना है, तो ये भी लायबिलिटी होती है। तो हम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 1,000 का ऑलरेडी बना हुआ था, तो हम 1,000 लिख देंगे यहाँ पे सर। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग हमारी बढ़ गई है, एसेट्स इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है कि हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से इंक्रीज हुई है? 20% हमें निकालना पड़ेगा। लैंड और बिल्डिंग हमारी है 1,47,000, उस पर हम 20% निकालेंगे, so that will be 29,400। 29,400 से ये हमारी इंक्रीज हुई है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक बी वैल्यूड एट 46,000। जो स्टॉक है वो हमारा 40,000 का है, लेकिन हमको बैलेंस शीट में उसको 46,000 रखना है, तो स्टॉक हमारा बढ़ गया, एसेट्स हमारी बढ़ गई, तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक 6,000। 40,000 का ऑलरेडी था, 46 का हुआ, तो 6,000 लिख देंगे। उसके बाद में एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो हमने फॉर्मेट में देखा था कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड पर आती है, क्योंकि हमारी एसेट्स ही बढ़ रही है। तो हम लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। कितने की बढ़ी है? 4,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 4,000। ये भी हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है हम उसको तब तब डेबिट साइड में लिखते हैं, एंड दैट विल बी टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। 10,000 का ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का, ये हमें इसमें लिखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी एसेट्स होती है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज ऑफ 10,000। हमने सब कुछ लिख दिया है। अब टाइम है इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने का। तो इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है, यहाँ का टोटल आ रहा है 49,400। इस साइड का टोटल 14, 15, 16, 17, 17,500 ही आ रहा है, और एक्चुअली में कितना है? 49,400। तो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस। प्रॉफिट ही हमारा आ रहा है यहाँ पे, हमारा प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे
31,000 31,900 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है और ये हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दो पार्टनर्स थे, अमित कैपिटल अकाउंट एंड सुमित कैपिटल अकाउंट। इसका यदि हम इक्वली निकालें तो ये आएगा 15,900 15,900 950। तो इस तरीके से हमने हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। होप यू ऑल enjoyed and hope you all understood this very well. Thank you so much.